Now we will study relative motion in 2 dimension. आप लोग relative motion in 1 dimension पढ़ चुके हो, जिसमें आप लोगों ने एक पार्टिकल की दूसरे के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए जनरल अप्रोच सीख ली थी। आपने लिखा था VAB इज इक्वल टू VA माइनस VB। यहाँ पर VA और VB क्या है? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल A and VB represent velocity of particle B. VAB represent velocity of A with respect to B. ठीक है, यहाँ पर जिसके रिस्पेक्ट में लिखा गया है B, यानी कि B क्या है हमारे पास? ऑब्जर्वर। ठीक है, A क्या है? ऑब्जेक्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, जिस ऑब्जेक्ट को हम स्टडी कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट अंडर ऑब्जर्वेशन। तब हमने ये बात की थी कि जो ऑब्जर्वर है वो खुद को रेस्ट पे महसूस करता है और वो खुद को रेस्ट पे रख के दूसरे ऑब्जेक्ट को स्टडी करता है, दूसरे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को देखता है। जो वेलोसिटी उसे महसूस होती है उसी वेलोसिटी को हम रिलेटिव वेलोसिटी कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास समझाने के लिए मान लीजिए ये वेक्टर VA वेलोसिटी वेक्टर, VB वेलोसिटी वेक्टर VB। अब अगर मुझे लिखना है वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, तो मैं लिखूंगा VA वेक्टर माइनस VB वेक्टर। तो मुझे VB वेक्टर का नेगेटिव लेना पड़ेगा, नेगेटिव ऑफ VB इस तरफ हो जाएगा। अगर VA और VB के बीच में एंगल थीटा था, अब VA और माइनस VB के बीच में एंगल 180 माइनस थीटा हो जाएगा। इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो VAB यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B आ जाएगा। क्लियर जी? यहाँ पर ये एंगल कितना हो जाएगा? 180 माइनस थीटा। यहाँ पर मैं कोई फार्मूला ड्राइव नहीं करवा रहा, कोई फार्मूला नहीं लिखवा रहा, आपको सिंपल वेक्टर एडिशन को यूज करना है। ठीक है, इसके बाद जब भी आपको एंगल मिल गया, आपने डायरेक्शन चेंज कर ली, इसके बाद आप सिंपल ट्रिग्नोमेट्री या वेक्टर अलजेब्रा अप्लाई करते हुए रिलेटिव वेलोसिटी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। एक और पॉइंट, अगर VAB मेरे पास है VA माइनस VB, अगर मुझे VA चाहिए तो मैं सिंपल वेक्टर अलजेब्रा यूज करते हुए VB को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दूंगा, तो मेरे पास VAB प्लस VB बन जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इस फॉर्मूले को, इस कंसेप्ट को डिफरेंट केसेस में अप्लाई करके देखेंगे। हमारे पास सबसे पहले केस आता है रेन रिवर प्रॉब्लम्स। रेन रिवर प्रॉब्लम्स में फर्दर 3 टाइप्स हैं। सबसे पहली टाइप क्या है कि मान लीजिए एक पर्सन आगे को जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ मैन से इन नॉर्थ डायरेक्शन, वेलोसिटी ऑफ मैन इन नॉर्थ डायरेक्शन इज 5 मीटर पर सेकेंड एंड बारिश नीचे को हो रही है, रेन इज इन वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन, वेलोसिटी ऑफ रेन इज गिवन टू अस, से दिस इज 10 मीटर पर सेकेंड। अब क्वेश्चन ये है कि इस चलते हुए आदमी को बारिश किस डायरेक्शन में महसूस होगी। यू आर गोइंग टू कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। ठीक है, रेन की वेलोसिटी मैन को किस तरफ महसूस होगी? मैन इज ऑब्जर्वर हियर, देयरफॉर वी विल कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है? VR माइनस VM। तो यहाँ पर मुझे VR माइनस VM करना पड़ेगा। माइनस VM करने के लिए मैं डायरेक्शन को अपोजिट करूँगा, तो माइनस VM इस तरफ हो जाएगा, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, बट मैग्नीट्यूड विल रिमेन सेम। अब रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए मुझे यहाँ पर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई करना पड़ेगा। उसे अप्लाई करने के लिए यहाँ पर मैंने 2 पैरेलल लाइंस ड्रॉ की, फिर डायगोनल ड्रॉ कर दिया। ये जो डायगोनल है ये रिप्रेजेंट करेगा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। अब दिस एंगल इज थीटा, इनकी थीटा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन विद वर्टिकल डायरेक्शन। यहाँ पर ये जो लाइन है ये हमारे पास रेन की डायरेक्शन है, रेन किस तरफ पड़ रही है? वर्टिकल डायरेक्शन में। सो दिस इज वर्टिकल डायरेक्शन। क्लियर जी? अब अगर मुझे यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ रेन देखनी हो, तो आई कैन राइट डाउन tan थीटा। tan थीटा विल बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दिस इज परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना है?
जो वेलोसिटी ऑफ मैन थी ये कितनी है यहाँ पर 5, परपेंडिकुलर 5, और बेस ये हो गया, बेस यहाँ पे कितना था 10, तो मेरे पास tan थीटा कितना आ गया 1/2, यानी कि थीटा कितना आ गया tan इनवर्स 0.5। अब न्यूमेरिकल में हमसे पूछा जाएगा कि उस बंदे को अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में पकड़ना चाहिए ताकि वो बारिश से खुद को बचा सके। अब ये क्लियर है कि दिस इज रिलेटिव डायरेक्शन ऑफ रेन, तो बारिश इस तरफ से आती हुई महसूस हो रही है। आदमी जिस तरफ दौड़ेगा और उसको उसी की तरफ से बारिश आती हुई महसूस होगी। अब बारिश से बचने के लिए नेचुरली ही विल होल्ड अम्ब्रेला लाइक दिस, ठीक है। तो आपको ये एंगल थीटा लिखना है, थीटा। देखो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ही हो जाएंगे, थीटा किसके साथ था, वर्टिकल के साथ, तो tan इनवर्स 0.5 ये किस तरफ बन रहा है, वर्टिकल के साथ किस तरफ बन रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या थी, नॉर्थ। बेसिकली थीटा क्या है, विद वर्टिकल इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, विद वर्टिकल इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। मेरे ख्याल से सबको क्लियर होगा। ओके जी, यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या थी, नॉर्थ, तो आप इस केस में आंसर लिख सकते हो tan इनवर्स 0.5 विद वर्टिकल टूवर्ड्स नॉर्थ। क्लियर। अब सेकंड टाइप पे आते हैं। सेकंड टाइप में क्वेश्चन क्या होगा, हमें दिया होगा कि अ मैन इज मूविंग से टूवर्ड्स नॉर्थ with a speed of say 5 meter per second, ठीक है, this is towards north and it appears that, ऐसा महसूस हो रहा है कि बारिश नीचे को पड़ रही है। बारिश एक्चुअल नहीं पड़ रही डाउनवर्ड डायरेक्शन में, it appears that velocity of rain with respect to man is 5 meter per second। पिछले केस में यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ रेन दी थी, यहाँ पर अभी जो सेकंड केस हम कर रहे हैं इसमें हमें दी है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन विच इज 5 मीटर पर सेकंड। क्लियर। मेक इट श्योर दिस इज वर्टिकल डायरेक्शन। एक ना कॉमन कंफ्यूजन होती है, आपको ये क्लियर करना चाहिए कि हम यहाँ पर 3 डायमेंशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये है नॉर्थ डायरेक्शन, तो इधर हो जाएगी साउथ, इस तरफ हो जाएगी ईस्ट वेस्ट, ठीक है, ये प्लेन में हो गया, और ये हमारे पास वर्टिकल अपवर्ड हो गया एंड दिस इज वर्टिकल डाउनवर्ड। यहाँ पर मैं सिर्फ नॉर्थ और वर्टिकल अपवर्ड या डाउनवर्ड को ड्रॉ कर रहा हूँ, हम ईस्ट वेस्ट वाली साइड्स की बात नहीं कर रहे, ठीक है। हम यहाँ पर डायग्राम में 3 डायमेंशन ड्रॉ नहीं कर रहे, मैं ईस्ट वेस्ट को स्किप कर रहा हूँ। वी विल ड्रॉ नॉर्थ साउथ वर्टिकल अप एंड वर्टिकल डाउनवर्ड ओनली। ओके, क्वेश्चन ये है फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ रेन। बारिश एक्चुअल में किस तरफ हो रही थी, हमें बेसिकली मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों निकालने हैं। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। तो यहाँ से मुझे चाहिए वेलोसिटी ऑफ रेन, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन। तो मुझे इन दो वेक्टर्स को सीधा सीधा ऐड करना है, तो इन दोनों वेक्टर्स को सीधा सीधा ऐड करने के लिए मैं यहाँ पर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई कर दूंगा, ये मेरे पास आ जाएगी वेलोसिटी ऑफ रेन। अब अगर मुझे एंगल लिखना हो, स्टैंडर्ड वे जो है बारिश की डायरेक्शन को लिखने के लिए हम वर्टिकल डायरेक्शन ही रेफरेंस लेते हैं। तो पिछली बार भी मैंने एंगल थीटा वर्टिकल के साथ बनाया था, इस बार भी जो एंगल है वो वर्टिकल के साथ ही बनाऊंगा। यहाँ पर tan थीटा अगर लिखना हो तो वो हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहाँ पर परपेंडिकुलर यानी कि ये हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ मैन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। दोनों ही बाय चांस इस केस में 5 है, इसका मतलब थीटा हमारे पास 45 डिग्री आ जाएगा। अब अगर मुझे मैग्नीट्यूड लिखनी हो वेलोसिटी ऑफ रेन की, तो मैं सिंपल पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकता हूँ या वेक्टर एडिशन वाले रूल्स अप्लाई करके भी लिख सकता हूँ। बट जब कभी भी दो वेक्टर्स 90 डिग्री पे हो तो यू शुड ऑलवेज प्रेफर ट्रिग्नोमेट्री
तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ऑन कैलकुलेशन वी विल गेट दिस एज 5/2 मीटर पर सेकेंड। तो यानी कि हमारे पास यहाँ से रेन की स्पीड और उसकी डायरेक्शन दोनों आ गई। थीटा इज विद वर्टिकल। बारिश इस तरफ से पड़ रही होगी, बट जब बंदे ने दौड़ना शुरू किया तो ये है एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ रेन। जब बंदे ने दौड़ना शुरू किया तो बारिश उसको ये महसूस हो रही है कि सीधी हो गई। ठीक है। अब अगर बाय चांस ये बंदा अपनी स्पीड को और बढ़ा दे, मान लीजिए 5 की जगह, जस्ट एग्जांपल है 15 मीटर पर सेकंड कर दे, ये अगर अपनी स्पीड को बढ़ा दे तब इसे बारिश अपने आगे से आती हुई महसूस होगी। ठीक है। एक्चुअल डायरेक्शन ये वाली है नंबर 1। ठीक है। थोड़ा सा दौड़ा, कम स्पीड से दौड़ा तो उसको ये महसूस हुआ बारिश सीधी हो गई, और तेजी से दौड़ेगा तो उसको लगेगा बारिश उसको आगे से आ रही है। मीन्स जैसे जैसे मैन दौड़ेगा वैसे वैसे रिलेटिव मोशन में बारिश की डायरेक्शन चेंज होगी, और इट विल टिल्ट इन सच ए वे दैट इट विल अपीयर कमिंग फ्रॉम फॉरवर्ड साइड। ठीक है। जिस तरह मैन दौड़ रहा है उस तरफ से आती हुई महसूस होगी। चलिए इसी बेस पे हम एक थर्ड क्वेश्चन जो लास्ट टाइप है वो करेंगे। इस क्वेश्चन में क्या है कि मान लीजिए कि हमें ये गिवन है कि एक मैन 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा था। उसे ये महसूस हो रहा था, इट appears that velocity of rain with respect to man is in vertical downward direction and its value is 5 meter per second. सॉरी, हम ये वैल्यू नहीं लिखेंगे, ये अननोन मान के चलेंगे। ओके। It appears that rain is falling in vertical downward direction. ओके। अब क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि इस पर्सन ने जब अपनी स्पीड को बढ़ा के Vm डैश को बढ़ा के 10 मीटर पर सेकेंड कर लिया, देन वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन की जो डायरेक्शन है वो हो गई से 45 डिग्री विद वर्टिकल। पहले कैसे थी? एग्जैक्टली वर्टिकल, शुरू में वर्टिकल थी, जब उसने अपनी स्पीड को बढ़ाया तो वो 45 डिग्री पे इंक्लाइंड हो गई। ठीक है। हम इन दोनों पॉइंट्स को वन बाय वन करके इनकॉर्पोरेट करेंगे एंड देन वी विल ट्राई टू फाइंड आउट एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन। तो मैं शुरू से करता हूँ। हमें ये दिया था कि वेलोसिटी ऑफ मैन इज 5 मीटर पर सेकेंड एंड इट अपीयर्स दैट रेन इज फॉलिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, इट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। यहाँ से मैं वेलोसिटी ऑफ रेन लिख सकता हूँ। वेलोसिटी ऑफ रेन मेरे पास आ जाएगी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन। मीन्स मुझे इन दोनों वेक्टर्स को एडिशन करना है। वेक्टर एडिशन के लिए मैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई करूंगा। ये मेरे पास आ जाएगी वेलोसिटी ऑफ रेन। अब अगर मैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो इस वेलोसिटी ऑफ रेन के दो कंपोनेंट्स हैं, एक एक्स एक्सिस में और दूसरा वाई एक्सिस में। एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट मुझे पता है विच इज 5, बट वाई एक्सिस वाला कंपोनेंट मुझे नहीं पता। एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट कितना है? 5। तो मैं लिख सकता हूँ वेलोसिटी ऑफ रेन इज 5 मीटर per second along x-axis and y meter per second along y-axis, but y is unknown till now. अब क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे चलते हैं, जिसमें कहा गया इस बंदे ने अपनी स्पीड को बढ़ा के 5 मीटर पर सेकंड की जगह 10 मीटर पर सेकंड कर लिया। इनकी वेलोसिटी ऑफ मैन इन न्यू सिचुएशन इज 10 मीटर पर सेकंड। अब इस नई सिचुएशन में मुझे नई रिलेटिव वेलोसिटी लिखनी है, तो वही पुराना फॉर्मूला लगाएंगे, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस न्यू वेलोसिटी ऑफ मैन। रेन की वेलोसिटी चेंज नहीं हुई, सिर्फ मैन ने अपनी वेलोसिटी चेंज की है। ओके। तो अब मुझे ये डायग्राम पे रिप्रेजेंट करना है न्यू रिलेटिव वेलोसिटी।
मुझे चाहिए वी आर हम पहले से ड्रॉ कर चुके हैं। सेकंड मुझे चाहिए माइनस ऑफ वी एम डैश इस तरफ था, अगर मुझे माइनस ऑफ वी एम डैश लिखना है तो वो यही आएगा, माइनस ऑफ वी एम डैश। अब बेसिकली ये बन गया मेरे पास वी आर प्लस माइनस ऑफ वी एम डैश। मुझे अब इन दोनों वेक्टर्स की एडिशन करनी है। वी आर ये रहा और दूसरा वी डैश एम। इन दोनों वेक्टर्स की एडिशन करने के लिए मुझे फिर से पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई करना पड़ेगा। जब मैं इनको अप्लाई करते हुए रिजल्टेंट लिखूंगा यूजिंग डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम, ये मेरे पास आएगी न्यू वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रे इन रिस्पेक्ट टू मैन। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इस नई वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो है 45 डिग्री विद वर्टिकल, यानी कि दिस एंगल इज एज पर क्वेश्चन 45 डिग्री विद वर्टिकल। क्लियर? अब इसके बाद सिंपल ज्योमेट्री है, ध्यान से करेंगे। ये देखिए, ये स्पीड बढ़ा के कितनी कर दी गई थी, 5 से 10, क्योंकि ये लेंथ कितनी है 10, ये कितनी थी 5, ये पूरी कितनी है 10, ठीक है ना। तो ये कितनी बची, इतना हिस्सा क्या बचा 5। क्लियर? ये 5 यहाँ से आ गई, ये टोटल हमारे पास 10 थी, ये पैरेललोग्राम है तो ये साइड और ये साइड दोनों इक्वल होनी चाहिए। सो दिस साइड इज 5, ये एंगल कितना है 45। अब मैं इस ट्रायंगल में सिंपल ट्रिग्नोमेट्री लगाऊंगा, tan 45 के लिए फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। tan 45 इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 45 1 होता है, जिसका मतलब हमारे पास y की वैल्यू 5 आ जाएगी। क्लियर? अब अगर मैं इस y की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूं तो मेरे पास वेलोसिटी ऑफ रेन आ जाएगी विच इज 5i कैप प्लस 5j कैप। अब अगर मुझे इसकी मैग्नीट्यूड लिखनी है, देन दिस मैग्नीट्यूड मे बी रिटन एज अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर विच कम्स आउट 5 अंडर रूट 2 मीटर पर सेकेंड, इनकी ये साइड भी 5 आएगी। तो क्लियर है कि रेन जो है इट मेक्स एंगल 45 डिग्री विद वर्टिकल, ठीक है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों कंपोनेंट्स की वैल्यू 5 मीटर पर सेकंड ही आई है। डन? इसके बाद अब रिलेटिव मोशन में हमारे पास जो अगली टाइप है वो है रिवर प्रॉब्लम्स, ठीक है। इसमें भी हम फर्दर कई टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, हम सभी को वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक रिवर है, जिस रिवर की विड्थ हमारे पास क्वेश्चन में W दे रखी है, ठीक है। रिवर, यहाँ पर मैं हल्के से कलर से वाटर को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है, एंड रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। लेट अस सपोज दैट जो वेलोसिटी ऑफ रिवर वाटर VW, वेलोसिटी ऑफ वाटर हमारे पास है VW। अब इसमें जो फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन आती है वो है कि फाइंड मिनिमम डिस्टेंस required to cross the river, and what is the minimum time, what is the time required for that, and one more, ठीक है, in which direction। ये थर्ड क्वेश्चन हो गया। फर्स्ट लगा लीजिए मिनिमम डिस्टेंस, सेकंड उस मिनिमम डिस्टेंस के लिए कितना टाइम, थर्ड डायरेक्शन ऑफ मोशन। क्वेश्चन मैं आपको भी पूरा डिटेल में समझाऊंगा, एक बार इतना नोट कर लीजिए। क्वेश्चन ये है कि एक रिवर जिसकी विड्थ हमें W दे रखी है, जिसके अंदर जो वाटर फ्लो कर रहा है उसकी स्पीड है VW। ये इसके दो बैंक हो गए, बैंक 1 एंड बैंक 2। एक पर्सन एक किनारे से दूसरे किनारे की तरफ जाना चाहता है, बताइए वो कम से कम कितना डिस्टेंस कवर करके दूसरे किनारे तक पहुंचेगा।
ये बात बड़ी क्लियर है कि अगर वो बिल्कुल सीधा जाएगा, ठीक है, इस लाइन के अलोंग चले, तो उस केस में ये मिनिमम डिस्टेंस कवर करते हुए दूसरे किनारे तक पहुंचेगा। यानी कि दूसरे किनारे तक पहुंचने के लिए कम से कम डिस्टेंस विड्थ ऑफ रिवर के इक्वल ही होगा, तो मिनिमम डिस्टेंस विल बी W। फर्स्ट पार्ट ओरल सॉल्व हो जाएगा। बट अब क्वेश्चन ये है कि उसे किस डायरेक्शन में चलना चाहिए। कॉमन सेंस है कि अगर वो थोड़ा सा टेढ़ा चलेगा, पीछे की तरफ चलेगा, तो पानी उसको आगे को धक्का मारेगा, जिस वजह से उसका जो रिजल्टेंट मोशन है वो इस तरफ हो जाना चाहिए। क्लियर जी? तो यहाँ पर ये होगी वेलोसिटी ऑफ मैन, ये होगी वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू वाटर। क्या ये कंसेप्ट क्लियर है? देखो बेटा, जो वेलोसिटी ऑफ मैन है इसका मतलब क्या है? वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगर कोई आदमी यहाँ पर जमीन पे खड़ा होके देखेगा तो उसको तो ये आदमी इसी तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। तो जो यहाँ पर रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो क्या रिप्रेजेंट करेगी? वेलोसिटी ऑफ मैन। अब जब पानी में आदमी स्विम कर रहा है, चलने की कोशिश कर रहा है, तो वो पीछे की तरफ चलने की कोशिश कर रहा है। ये जो वेलोसिटी यहाँ पर आएगी, जिस वेलोसिटी से आदमी पानी के अंदर चल रहा है, वो होगी वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू वाटर। यहाँ पे चलने का मतलब नेचुरली स्विम कर रहा है, ठीक है। तो आदमी थोड़ा पीछे को चलने की कोशिश करेगा, बट नेट मोशन शुड बी परपेंडिकुलर टू द बैक। अब क्वेश्चन ये है कि ये कितने एंगल पे चलना यानी कि स्विम करना शुरू करेगा। देखो बेटा, डायग्राम बनाने के बाद हम लोग यहाँ पे सिंपल ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हैं, या हम वेक्टर्स की प्रॉपर्टीज अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इस डायग्राम में देखूं, मुझे क्वेश्चन में थीटा फाइंड आउट करना है, वे उसे बैंक के परपेंडिकुलर वाई लाइंस के साथ कितना एंगल बनाना चाहिए ताकि वो सीधा A पॉइंट से B पॉइंट तक पहुंच सके। क्लियर जी? अब देखिए, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। अगर ये थीटा हो जाएगा तो अब मैं यहाँ पर ये ट्रायंगल यूज कर सकता हूँ। इस ट्रायंगल में मुझे क्या पता है? ये साइड पता है VW, मुझे क्वेश्चन में VMW वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू वाटर ये गिवन होगी। जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसमें वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू वाटर एंड वेलोसिटी ऑफ वाटर दोनों गिवन होंगे। तो मुझे थीटा निकालना है, तो यहाँ से मैं सिंपल साइन थीटा की प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूँ। साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस हाइपोटेन्यूज, velocity of water upon velocity of man with respect to water. From here we can get value of theta. ठीक है, यानी कि इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल बना के अगर आदमी चलेगा तो सीधा A से B तक मिनिमम डिस्टेंस कवर करते हुए रिवर को क्रॉस करेगा। फाइन। अब इस तरफ जाते हुए इसकी वेलोसिटी कितनी बन गई? ओके, अब A से B वाली डायरेक्शन में अगर यानी कि अगर मैं इसे वाई एक्सिस मान लूँ तो वाई एक्सिस में पार्टिकल की वेलोसिटी vm हो गई। अब वाई एक्सिस में डिस्टेंस कितना कवर करना था? w, जो कि यहाँ से डायग्राम से क्लियर है। इस डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर करना है w और इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो है vm। अब मुझे ज्योमेट्रिकली vm को कैलकुलेट करना है। मुझे क्वेश्चन में vmw गिवन है, मुझे क्वेश्चन में VW गिवन है। तो इट इज वेरी मच क्लियर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी कैन राइट डाउन वेलोसिटी ऑफ मैन, नेट वेलोसिटी ऑफ मैन या रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ मैन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू वाटर स्क्वायर माइनस वेलोसिटी ऑफ वाटर स्क्वायर स्क्वायर रूट। क्लियर? तो अब इसे टाइम कितना लगेगा? टाइम टेकन इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, distance along y-axis upon velocity along y-axis। डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस along y-axis कितना कवर हुआ? w, और इसी डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है? vm। हमने vm की वैल्यू अभी लिख ली, विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू वाटर स्क्वायर माइनस vw स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ पर टाइम भी आ गया,
हमारे पास यहाँ से डायरेक्शन थीटा भी आ जाएगी, विच मे बी रिटन एज साइन इनवर्स VW अपॉन VMW। और हमने डिस्टेंस की बात पहले ही कर ली थी कि उसे कम से कम W डिस्टेंस विड्थ ऑफ रिवर तो लगेगा ही लगेगा। ओके, एक बड़ी इम्पॉर्टेंट गलती जो है या पॉइंट जो है हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये पर्सन A से B तक तभी पहुंच सकता है if and only if velocity of man with respect to water is greater than velocity of water। अगर पानी की स्पीड मान लीजिए 5 मीटर पर सेकंड है तो आदमी की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू वाटर उससे ज़्यादा होगी, तभी ये A से B तक पहुंच पाएगा। अदरवाइज वो कभी भी सीधा नहीं पहुंच पाएगा, वो टेढ़ा ही कहीं पहुंचेगा, या इधर पहुंचेगा, बट कभी इधर भी नहीं, वो इधर ही पहुंचेगा। ठीक है, ये यहाँ से आप मैथमेटिकली देख सकते हैं, फिर कंसेप्चुअली मैं अगले स्टेप में स्लाइड में समझाऊंगा। यहाँ पे देखिए कि हमें ये पता है साइन थीटा की वैल्यू पक्का 1 से कम होती है। साइन थीटा इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1। मुझे ये वैल्यू वेलोसिटी ऑफ जो वाटर है इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू वाटर। अब अगर ये इक्वल भी हो जाती हैं तब भी ये उधर नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, हमारे लिए जो जरूरी कंडीशन है वो क्या होनी चाहिए कि वेलोसिटी ऑफ वाटर शुड बी लेस देन वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू वाटर। कंसेप्चुअली इसको अब देखते हैं। हमने ये सिचुएशन ली थी कि हमारे पास एक रिवर है, रिवर की विड्थ W है, इस रिवर में वाटर फ्लो कर रहा है। वाटर फ्लो के लिए हमने वेलोसिटी ऑफ वाटर VW ली थी। हमने लिया था कि दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू वाटर। अब हम चाहते हैं कि इन दोनों का रिजल्टेंट इस तरफ आए, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आए, ताकि मैन A से B पॉइंट तक पहुंच सके। तो यहाँ पे ये पैरेललोग्राम बननी चाहिए। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर पॉइंट क्लियर करेंगे। हमने ये एंगल थीटा लिया था। अब अगर मैं VMW के दो कंपोनेंट लूँ तो ये क्या बन जाएगा, VMW cos थीटा। हमें याद है कि जिस तरफ एंगल थीटा होता है उस तरफ cos वाला कंपोनेंट आएगा, उससे अपोजिट ये बन जाएगा VMW sin थीटा। क्लियर जी, यहाँ से ये दो कंपोनेंट्स आ गए। अब हम चाहते हैं कि नेट मोशन AB के अलोंग हो, पार्टिकल या मैन सीधा A से B की तरफ जाए, यानी कि सीधा Y एक्सिस में जाए। दूसरे शब्द में ये भी कह सकते हैं कि पार्टिकल X डायरेक्शन में नहीं जाना चाहिए। अगर पार्टिकल X डायरेक्शन में नहीं जाना चाहिए तो इसका मतलब उसकी वेलोसिटी अलोंग X एक्सिस मस्ट बी 0। इसका मतलब ये दोनों कंपोनेंट्स VW एंड VMW sin थीटा शुड कैंसिल आउट ईच अदर। VW शुड बी इक्वल टू VMW sin थीटा। अगर ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे तभी मैन सीधा A से B तक जा पाएगा, अदरवाइज नहीं। और देखो, अगर VMW का कुछ कंपोनेंट लूंगा अगर VMW का कुछ कंपोनेंट लेता हूं तो वो कंपोनेंट डेफिनेटली VMW से छोटा ही होगा। एग्जांपल लेते हैं, अगर मैं VMW की वैल्यू मान लीजिए 5 मीटर पर सेकंड लेता हूं। अब अगर मैं उसका कोई कंपोनेंट लूंगा 5 sin थीटा, दिस वैल्यू विल बी डेफिनेटली sin थीटा से हम मल्टीप्लाई करना रह गया, विल डेफिनेटली बी लेस देन 5 एज sin थीटा इज लेस देन 1। तो ये वैल्यू VMW से कम ही होगी। अगर ये वैल्यू कम है और इन दोनों को आपस में कैंसिल आउट करना है तो क्लियर है कि VW मस्ट बी लेस देन VMW। अगर ये कंडीशन नहीं है तो मैन कभी भी दूसरे सीधा A से B तक नहीं पहुंच सकता। जो वाटर है वो कुछ ना कुछ उसको आगे को धकेल के लिए ही जाएगा। पर्सन विल डेफिनेटली रीच समवट हियर। ओके, अच्छा, यहाँ पर फाइनली मैं आपको ये एक बार फिर से ध्यान में लाना चाहता हूँ। एक बार नोटिस करिए कि यहाँ पर जो टाइम है वो W अपॉन अंडर रूट ऑफ VMW स्क्वायर माइनस VW स्क्वायर था। VMW ये क्या थी, वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू वाटर, मतलब आदमी किस
वेलोसिटी के साथ पानी के अंदर स्विम कर सकता है। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आएगी अंडर रूट लेने के बाद, ये पूरा सॉल्व करने के बाद वैल्यू आएगी वो डेफिनेटली VMW से कम होगी। अगर ये वैल्यू पूरी वैल्यू VMW से कम है तो ये टाइम डेफिनेटली इस वैल्यू से ज़्यादा होगा। ठीक है, ये पॉइंट अभी ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं सीधा VMW लिखता हूँ तो ये वैल्यू ज़्यादा है, ये वैल्यू ज़्यादा है, तो टाइम कम है। यहाँ पर जो हमने कैलकुलेशन की उसमें पूरी की पूरी वेलोसिटी की जगह उसका एक कंपोनेंट आया, एक हिस्सा आया, जो कि हमने पाइथागोरस थ्योरम से कैलकुलेट किया था। उसकी वजह से ये टाइम कंपैरेटिवली ज़्यादा आ गया। चलिए अगली टाइप पे आते हैं। अगली टाइप हमारे पास है कि एक आदमी को रिवर क्रॉस करनी है इन मिनिमम टाइम। तो हमारे पास क्वेश्चन ये है कि मिनिमम टाइम में रिवर को क्रॉस करने के लिए उसे किस तरफ चलना चाहिए और वो कितने टाइम में रिवर को क्रॉस करेगा। पूरी सिचुएशन को हम यहाँ पर एनालाइज करेंगे। पहले की तरह मैंने यहाँ पे ये रिवर ड्रॉ कर ली, रिवर के दो बैंक्स हो गए, ये मैंने लिख लिया वेलोसिटी ऑफ वाटर। अब अगर आदमी को रिवर कम से कम टाइम में क्रॉस करनी है तो उसे इस तरफ चलना चाहिए, वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू वाटर, परपेंडिकुलर टू द बैंक चलना चाहिए। ऑल्दो इसकी वजह से जो मैन की रिजल्टेंट वेलोसिटी है या एब्सोल्यूट वेलोसिटी VM है वो इस तरफ आ जाएगी। मीन मैन A से B तक पहुंचने की जगह A से C तक पहुंचेगा, बट फिर भी इस केस में टाइम कम लगेगा। अक्सर ये कन्फ्यूजन होती है कि अगर A से B तक जाएंगे, सीधा जा रहे हैं तो टाइम कम लगना चाहिए, बट नहीं बेटा, ध्यान रखो, हम इस केस में टाइम कम लगेगा। लॉजिकली देखो, अगर मैं सिर्फ y एक्सिस के अलोंग मोशन पे ध्यान दूं, ये हमारे पास y एक्सिस आ गई। ठीक है, ऑफ कोर्स दिस रिप्रेजेंट x एक्सिस। y एक्सिस में अगर मुझे देखना है तो टाइम का फार्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस अपॉन वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस। y एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट क्या है, AB। क्योंकि मैं ये कह रहा हूं कि हमें बिल्कुल सीधा चलने की कोशिश करनी चाहिए, VMW वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू वाटर शुड बी अलोंग AB, तो Vy वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस कितनी हो जाएगी, VMW हो जाएगी। तो यहाँ पर जो टाइम आएगा मेरे पास वो आएगा W, AB की वैल्यू W हो गई, अपॉन VMW। ठीक है, ये टाइम फॉर श्योर कम है जो हमने पिछली बार कैलकुलेट किया था। जो पिछले रिजल्ट में हमने कैलकुलेट किया था वहां पर हमने टाइम लिखा था W अपॉन अंडर रूट ऑफ VMW स्क्वायर माइनस VW स्क्वायर। ये वैल्यू कम हो गई थी तो ये टाइम बढ़ गया था। ठीक है ना, तो ये टाइम ज़्यादा है, तो अगर हम सीधा जाते A से B की तरफ तो टाइम ज़्यादा लगता। टाइम ज़्यादा लगने की वजह क्या है कि इस वेलोसिटी का एक कंपोनेंट तो VW को बैलेंस करने में लग जाता, बाकी की कंपोनेंट की वजह से ही बंदा A से B की तरफ जाता। अब हमने वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू वाटर पूरी की पूरी यूज कर ली A से B के अलोंग जाने के लिए। ऑल्दो जो नेट मोशन है वो A से C की तरफ हुआ, बट स्टिल minimum time will be taken when velocity of man respect to water is perpendicular to the water flow. ओके, ये टाइम आ गया। अब इस रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी आ गई, अगर ये VMW है, ये VW है, इस वेलोसिटी को लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ मैन। ये देखो स्टैंडर्ड फॉर्मूले से कर सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू वाटर, वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ वाटर। तो वेलोसिटी ऑफ मैन कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू वाटर प्लस वेलोसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं सिंपल पाइथागोरस थ्योरम लगा के VW स्क्वायर प्लस VMW स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो आदमी A से C के अलोंग यहाँ तक पहुँचेगा। इस डायरेक्शन में रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये डाउनस्ट्रीम बहाव के साथ कितना आगे चला जाएगा, यानी कि ये डिस्टेंस x एक्सिस में कितना कवर होगा। BC इज डिस्टेंस अलोंग x एक्सिस, इसका मतलब वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस इनटू टाइम टेकन।
वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है vw इनटू टाइम टेकन इज w अपॉन vmw। सो ये हो जाएगा डिस्टेंस कवर्ड अलोंग द डाउनस्ट्रीम। ठीक है जी। तो इसी के साथ हमारी रिवर प्रॉब्लम्स खत्म हो गई। ओके, अब हम बात करेंगे रिलेटिव मोशन बिटवीन टू प्रोजेक्टाइल्स। अभी तक हमने रिवर प्रॉब्लम्स और रेन प्रॉब्लम्स पढ़े। अभी हम दो प्रोजेक्टाइल्स के रिलेटिव मोशन को स्टडी करेंगे। दो प्रोजेक्टाइल्स के रिलेटिव मोशन का मतलब होगा एक प्रोजेक्टाइल दूसरे प्रोजेक्टाइल को कैसे देखता है। अगर यूं समझो कि आपको एक टोकरी में रख के फायर कर दिया गया, दो पर्सन्स को ए और बी को टोकरी में बिठा के फायर कर दिया गया। अब जब आप एयर में हो तब आपको दूसरे पर्सन का मोशन, दूसरा पर्सन कैसे चल रहा है, कैसे महसूस होता है, वो हम स्टडी करेंगे। इसके लिए अब क्या पॉसिबिलिटी है, ध्यान से देखिए कि अगर आपने दो प्रोजेक्टाइल्स को फायर किया ए एंड बी को फ्रॉम ग्राउंड, दोनों को फायर करने के लिए इनिशियल वेलोसिटी अलग अलग हो सकती है, दोनों के लिए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन भी अलग अलग हो सकता है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल में मैंने ए और बी दो पर्सन्स को, दो प्रोजेक्टाइल्स फायर किए विद वेलोसिटी यू ए एंड यू बी एंड एंगल थीटा एंड अल्फा रिस्पेक्टिवली। ठीक है। अब अगर मैं इनकी रिलेटिव वेलोसिटीज देखूं along x and y axis, relative acceleration देखो along x and y axis, तो क्या होगा। relative velocity along x axis अगर देखें तो वो क्या आएगा, u a cos थीटा माइनस u b cos अल्फा। अगर मैं relative velocity देखूं along y axis तो क्या आएगी, u a sin थीटा माइनस u b sin अल्फा। अगर हम रिलेटिव एक्सेलरेशन देखें तो क्या आएगी, एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी। दोनों ही प्रोजेक्टाइल्स हैं, दोनों के ऊपर लगने वाली एक्सेलरेशन सिर्फ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। देखो रिलेटिव का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, रिलेटिव एक्सेलरेशन के लिए ए माइनस ए बी। ठीक है, यहाँ पर ये दोनों वैल्यूज ही जी हैं, दोनों के ऊपर लगने वाली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। इसका मतलब relative acceleration for two projectiles will be zero। अगर acceleration नहीं है तो मोशन कैसा महसूस होगा, यूनिफॉर्म मोशन होगा। मीन्स relative मोशन में जब हम एक प्रोजेक्टाइल से दूसरे प्रोजेक्टाइल को देखेंगे तो वो हमें यूनिफॉर्म मोशन में चलता हुआ दिखाई देगा, हमें दूसरे पार्टिकल का मोशन स्ट्रेट लाइन में दिखाई देगा। मीन्स relative motion between two particles is uniform and path observed by one particle with respect to another particle will be straight line। क्लियर। अब इसी कंसेप्ट को आगे कंटिन्यू करेंगे। कंडीशंस फॉर टू पार्टिकल्स टू कोलाइड इन एयर। अगर दो पार्टिकल्स को हम ए और बी, दो पार्टिकल्स को हम ग्राउंड से फायर करें, ठीक है, फ्रॉम ग्राउंड, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है d। अगर इन दो पार्टिकल्स को ग्राउंड से फायर करें तो किन कंडीशंस में ये दो पार्टिकल्स आपस में हवा में कोलाइड करेंगे। यहाँ पर मैंने ले लिया यू ए को प्रोजेक्ट किया गया विद एंगल थीटा एंड यू बी को प्रोजेक्ट किया गया विद एंगल अल्फा विद हॉरिजॉन्टल। अब देखिए यू ए और यू बी के दो कंपोनेंट्स यहाँ पे लिए जा सकते हैं। ये हो जाएगा यू ए कॉस थीटा और वर्टिकल डायरेक्शन में हो जाएगा यू ए साइन थीटा। आपको याद होगा जिस तरफ एंगल हो उस तरफ कॉस थीटा वाला कंपोनेंट, दूसरी तरफ साइन थीटा वाला कंपोनेंट आएगा। यहाँ पे यू बी कॉस अल्फा एंड यू बी साइन अल्फा। अब दो बार प्रोजेक्टाइल्स को एयर में कोलाइड करना है, इनकी रिलेटिव वेलोसिटी हमारे पास आएगी बट रिलेटिव एक्सेलरेशन इन दोनों की जीरो हो जाएगी, हमने अभी डिस्कस किया। क्लियर जी। अब कंसेप्चुअली ये दोनों पार्टिकल्स तभी टकराएंगे जब इनकी
जो y एक्सिस वाली वेलोसिटीज हैं वो सेम होंगी। वेलोसिटी ऑफ a along y axis must be equal to velocity of b along y axis, क्योंकि x एक्सिस वाली वेलोसिटी यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाली वेलोसिटी की वजह से ये तो पास आएंगे, बट वर्टिकल डायरेक्शन वाली वेलोसिटी की वजह से इनका वर्टिकल कंपोनेंट या वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होगा। हम चाहते हैं कि इनका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हर पॉइंट पे सेम रहे, क्योंकि जब ये कोलाइड करेंगे, ठीक है, तब इनका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट दोनों का सेम होना चाहिए। ठीक है, कोलिजन के टाइम पे ये y सेम होना चाहिए। देखो sy शुड बी सेम। sy का फॉर्मूला क्या होगा, uy t प्लस हाफ ay t स्क्वायर। दोनों पार्टिकल्स के लिए ay की वैल्यू कितनी है, g। क्लियर जी, दोनों पार्टिकल्स के लिए ay की वैल्यू कितनी है, g। तो अगर ये दोनों कंपोनेंट दोनों के लिए सेम है, sy डिस्प्लेसमेंट y भी सेम है, तो डेफिनेटली कोलिजन के लिए uy भी सेम होना चाहिए। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। नहीं तो अल्टरनेटिव वे है, अगर s रिलेटिव लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा, uy रिलेटिव प्लस हाफ a रिलेटिव इंटू टी स्क्वायर। ठीक है जी, अब देखिए ये काट दीजिए। a रिलेटिव कितना है अलोंग y एक्सिस, 0। uy रिलेटिव के बारे में हमें कैलकुलेशन करनी है। s रिलेटिव कितना है, 0, क्योंकि इनिशियल दोनों की पोजीशंस y एक्सिस रिस्पेक्ट में सेम थी, फाइनली भी दोनों की पोजीशन y एक्सिस के रिस्पेक्ट में सेम है, तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस इज 0। इसका मतलब, सॉरी यहाँ पे t लिखना रह गया, इसका मतलब uy relative into t should be equal to 0, which means that uy relative should be equal to 0, which means that कि velocity of a along y axis minus velocity of b along y axis must be, दोनों का डिफरेंस 0 होना चाहिए, या दूसरे शब्दों में ये दोनों कंपोनेंट्स सेम होने चाहिए। ये कि दो पार्टिकल्स को अगर ग्राउंड से फायर किया गया है एक दूसरे की तरफ, जैसा हमने डायग्राम में शो किया है, इन दोनों को कोलाइड करने के लिए, इनकी कोलिजन के लिए जरूरी होगा कि दोनों पार्टिकल्स के इनिशियल वेलोसिटी के y कंपोनेंट सेम होने चाहिए। सेकंड कंडीशन देखिए, अगर मैं यूं लूं कि दो पार्टिकल्स आपस में कोलाइड किए, तो डेफिनेटली इन दोनों के जो प्रोफाइल्स हैं, जो मोशन है, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को क्रॉस करनी चाहिए। अगर दो पार्टिकल्स इस तरह से फायर किए गए हैं, ठीक है, कि उनके y कंपोनेंट्स तो वेलोसिटी के सेम है, बट x कंपोनेंट इतना छोटा है कि पार्टिकल्स कभी कोलाइड ही नहीं कर सकते। ठीक है, ये जो डिस्टेंस d है, ये हमने इन दोनों की हॉरिजॉन्टल रेंज से बढ़ा दिया, पहले की हॉरिजॉन्टल रेंज r1, दूसरे की r2। अगर डिस्टेंस d हॉरिजॉन्टल रेंज से के सम से ज्यादा है, तो ये पार्टिकल्स कभी भी a में स्ट्राइक नहीं कर सकते। इन दोनों को स्ट्राइक करने के लिए इन दोनों के इन दोनों की ट्राजेक्टरी को आपस में कट करना ही चाहिए, यानी कि इन दोनों की जो हॉरिजॉन्टल रेंज है उनका सम d के ग्रेटर या उसके बराबर होना चाहिए। पहले की हॉरिजॉन्टल रेंज r1 हो गई, ये दूसरे के लिए हॉरिजॉन्टल रेंज r2 हो गई, तो r1 plus r2 must be greater than or equal to d for collision of two particles in air if they are fired from ground at same level। ठीक है, अब कोलिजन के लिए कितना टाइम लगेगा, देखो कोलिजन के लिए टाइम y एक्सिस में तो उनकी वेलोसिटी सेम ही रहनी है, उसका कोई पंगा ही नहीं है। कोलिजन के लिए सिर्फ इन पार्टिकल्स a को यहाँ तक पहुँचना है और b को यहाँ तक पहुँचना है, यानी कि x एक्सिस में रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी, डायरेक्शन अपोजिट में होने की वजह से हम इनको ऐड कर लेंगे, तो रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस कितनी हो जाएगी, ua cos थीटा प्लस ub cos अल्फा। ये हो गई रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस।
अब रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस कितना होगा, कुछ इधर से कुछ इधर से, बट इन दोनों का सम हमने कितना लिखा था यहाँ पर d। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा d। तो कोलाइड करने के लिए टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये हमारे पास हो गया टाइम, डिस्टेंस, रिलेटिव डिस्टेंस d और रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस u a cos थीटा प्लस u b cos अल्फा। तो टाइम फॉर कोलिजन विल बी d अपॉन u a cos थीटा प्लस u b cos अल्फा। क्लियर जी। अगला केस, अगर प्रोजेक्टाइल्स को जमीन से कुछ हाइट से फायर किया जाए, समथिंग लाइक दिस, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस d है, तो ये कोलाइड कब करेंगे। अगर यहाँ पे मैं मान के चलता हूँ y इज सफिशिएंट लार्ज, ठीक है। अब देखिए बेसिक कंडीशंस तो वही रहेंगी, जैसे वर्टिकल डायरेक्शन में इन दोनों की इनिशियल वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, u b y मस्ट बी इक्वल टू u a y, जो कि हमने यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन लिख रखी है। वर्टिकल कंपोनेंट्स मस्ट बी सेम, बट यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रेंज वाली जो कंडीशन है वो थोड़ी चेंज हो जाएगी। देखिए हमने पिछली बार ये कहा था कि इनके जो ट्रेजेक्टरीज हैं आपस में क्रॉस करनी चाहिए, वो हमने दोनों पार्टिकल्स को ग्राउंड से फायर किया था, तो प्रोजेक्टाइल्स को अल्टीमेटली ग्राउंड पे आके रुक जाना था, ठीक है। तो यहाँ पर इस हिस्से के ऊपर ऊपर ही इन दोनों की ट्रेजेक्टरी को क्रॉस करना चाहिए था, बट क्योंकि अब हमने कुछ हाइट से फायर किया है तो इन दोनों की ट्रेजेक्टरी कुछ नीचे जाके भी क्रॉस कर सकती है। हॉरिजॉन्टल रेंज तो यहाँ तक ही है, ठीक है ना, ये R1 है और ये R2 है। हॉरिजॉन्टल रेंज तो यहाँ तक ही है, बट इस पर जो डिस्टेंस d है वो R1 प्लस R2 से भी बड़ा है, फिर भी इन दोनों की ट्रेजेक्टरीज आपस में क्रॉस कर सकती हैं। इट मीन्स दैट इस केस में कोई भी पॉसिबिलिटी हो R1 R2 ग्रेटर हो, लेस हो, इक्वल हो देन d, हर केस में जो प्रोजेक्टाइल है वो आपस में एयर में कोलाइड कर सकते हैं। रेस्ट कंडीशन रिमेन सेम, टाइम फॉर कोलिजन इज द डिस्टेंस अपॉन देयर रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, जो कि हम पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा से नहीं कर रहे। किसी ने नोट करना है तो नोट कर लो। लास्ट टाइप ऑफ रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशंस। क्वेश्चन ऐसे है कि अगर हमारे पास 4 पार्टिकल्स हैं that are placed at the vertices of a square of side A. We have 4 particles which are placed at the vertices of a square. Each particle starts, particle A, particle B, particle C, particle D. Each particle starts moving with same speed towards another particle, next particle. A ने B की तरफ मूव करना शुरू किया with speed B ने C की तरफ मूव करना शुरू किया, C ने D की तरफ मूव करना शुरू किया with same speed V, and similarly D starts moving towards A with speed V. हर समय A B को फॉलो करता है, B C को फॉलो करता है, C D को, एंड सिमिलरली D A को फॉलो करता है, ठीक है। मतलब जैसे ही B थोड़ा आगे बढ़ेगा A को अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे ही C आगे बढ़ेगा B अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज कर लेगा, क्योंकि A ने हमेशा B को फॉलो करना है, B ने हमेशा C को फॉलो करना है। जैसे D आगे बढ़ेगा तो C ने भी अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कर लेनी है, जैसे A आगे बढ़ेगा D ने अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कर लेनी है। लगातार हर समय एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को फॉलो कर रहा है। क्वेश्चन ये है कि ये कितने टाइम बाद आपस में मिलेंगे। तो बेसिकली हुआ क्या, ये सभी पार्टिकल्स एक दूसरे को फॉलो करते हुए कर्व पाथ में मूव करते हुए इस स्क्वायर के सेंटर पे मिलेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि ये दोनों सभी पार्टिकल्स कितने टाइम बाद मिलेंगे। अब देखिए A से B तक अगर मैं रिलेटिव डिस्टेंस देखूं तो रिलेटिव डिस्टेंस इस बार कितना आएगा, A से B के बीच में जो रिलेटिव डिस्टेंस है वो A है।
ए और बी के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है? रिलेटिव वेलोसिटी मीन्स वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। ये क्या बन जाएगी? वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। वेलोसिटी ऑफ ए, relative velocity along, ऐसे लिख लो, relative velocity along AB, AB के along relative velocity कितनी होगी? relative velocity VA, ये हो गया V माइनस VB कितना हो गया? VB का AB के along कंपोनेंट, ये बनेगा V cos 90, cos 90 कितना हो जाएगा? 0, तो ये कितना हो जाएगा? V। इसका मतलब टाइम टेकन कितना होगा? रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव डिस्टेंस a है, रिलेटिव वेलोसिटी v है, तो टाइम टेकन विल बी a बाय v। ठीक है, ये क्वेश्चन कई टाइप से आता है। यहाँ पर मैंने स्क्वायर के लिए किया, स्क्वायर के लिए थोड़ा ज़्यादा आसान हो गया। हम इस बार 3 पार्टिकल्स के लिए करेंगे जो कि किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस पर पड़े हुए हैं। 3 पार्टिकल्स, तीनों सेम स्पीड से एक दूसरे को फॉलो करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की सभी साइड्स ए, नेचुरली इनके बीच में जो साथ लगती साइड्स के बीच का एंगल है वो 60 डिग्री होगा। सभी पार्टिकल्स एक दूसरे को फॉलो करेंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होगी, जिसकी वजह से सभी पार्टिकल्स आपस में सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल पे मीट करेंगे। हमारा क्वेश्चन फिर से वही है कि कितने टाइम बाद ये पार्टिकल्स आपस में मीट करेंगे। इसके लिए फिर से मैं वही अप्रोच यूज करूंगा। इस बार रिलेटिव डिस्टेंस मेरे पास कितना है? हियर रिलेटिव डिस्टेंस इज AB इज इक्वल टू A। अब मुझे देखनी है रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग AB, ठीक है, एक साइड के अलोंग। तो मुझे फिर से रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स लेने पड़ेंगे। V का यहाँ पर मैं कंपोनेंट लूँगा। एक्चुअली हम यहाँ पे 2 कंपोनेंट ले सकते हैं, बट मैं सिर्फ BA के अलोंग कंपोनेंट में इंटरेस्टेड हूँ। ये बन जाएगा V cos 60, cos 60 होता है 1/2, तो कंपोनेंट हो जाएगा V/2। अब देखो, A की वेलोसिटी इस तरफ है, B की वेलोसिटी का एक कंपोनेंट इस तरफ है, डायरेक्शन अपोजिट है। आप लोगों ने 1 डायमेंशन मोशन में पढ़ रखा है कि अगर डायरेक्शन अपोजिट हो तो बेसिकली ऐड कर दिया जाता है टू गेट रिलेटिव वेलोसिटी, यानी कि v प्लस v/2 मीन्स रिलेटिव वेलोसिटी विल बिकम 3v/2। तो इस केस में जो टाइम टेकन है वो डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगा 3v/2, यानी कि 2a/3v। दिस इज द टाइम टेकन to meet 3 particles at centroid of the equilateral triangle। तो इस कंसेप्ट के लिए एक जनरल अप्रोच भी हो सकती है। हमारे पास यहाँ पर एक जनरल रिजल्ट है जो हम याद रख सकते हैं। T का फार्मूला बन जाता है साइड A अपॉन V इंटू 1 माइनस cos 2π/n, where n represent number of particles या number of sides of गिवन पॉलीगन। जैसे पहले केस में हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स कितनी थी? 4। तो फर्स्ट केस के लिए अगर मैं इस फॉर्मूले को अप्लाई करने की कोशिश करूं, A अपॉन V इंटू 1 माइनस कॉस 2π/4, 2π/4 मीन्स π/2, cos 90 कितना होता है? 0। तो मेरे पास बन जाएगा A अपॉन V इंटू 1 माइनस 0 मीन्स A अपॉन V। तो ये हो गया जनरल फार्मूला। इसी फार्मूले को अब अगर यहाँ पर अप्लाई करके देखें 3 पार्टिकल्स वाले केस में, तो फार्मूला बन जाएगा A अपॉन V इंटू 1 माइनस कॉस 2π/3 cos 120, cos 120 होता है -1/2, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो फार्मूला फिर से 2a/3v बन जाएगा। ओके, दैट्स ऑल।